हेलो माय डियर एस्पायरेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल्स इंग्लिश वाला 365 डी पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया था अबाउट यूज ऑफ नीड एंड डेयर, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उस टॉपिक को कवर कराने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। यूज ऑफ नीड, माय डियर एस्पायरेंट, यूज ऑफ नीड का यूज हम दो तरीके से करते हैं। वो दो तरीके क्या क्या हैं? नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है और नीड का यूज एज अ मेन वर्ब की तरह होता है। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि अगर नीड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह हम करेंगे तो उसके रूल्स क्या होंगे। देखिए, यूज ऑफ नीड का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब। अगर हम नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम नीड का यूज एज अ मेन वर्ब की तरफ करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का। यहाँ पे देखिए, अगर हम नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नीड का यूज एज अ मेन वर्ब की तरह करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड। अकॉर्डिंग टू टेंस आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता रहा हूँ, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, नीड आएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम नीड का यूज एज ए मेन वर्ब की तरह करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नीड में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यस या ईएस हम लगाएंगे, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माय डियर एस्पायरेंट, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकें और आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। अगर हम नीड का यूज एज अ मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं तब हमारा सेंटेंस कैसा होगा। जैसे सी नीड्स टू टॉक टू हर। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हमें ये पता कैसे चला कि यहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नीड लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे यस लिखा है। और आप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट टेंस का जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एज अ मेन वर्ब के रूप में नीड्स यूज हुआ है, नीड यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। अगर कोई भी सेंटेंस आपका एज अ मेन वर्ब नीड इस तरह से यूज हो रहा है तो वो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। रॉन्ग कैसे माना जाएगा उसको देखिए। अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, सी नीड्स टू टॉक टू हर, ये रॉन्ग है। पता कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीड्स हमारा एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे इसके बाद मैंने टू नहीं लगाया है, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब का यूज नहीं हुआ है, जिसे ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में देखते हैं कि आपको इस पे इरर डिडक्शन क्वेश्चंस हमेशा आता है आपके एसएससी वगैरह एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सी नीड नॉट टॉक टू हर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी नीड नॉट टॉक टू हर। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो आपके जो पूरे ग्रामर का रूल्स चलता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, उसके बाद नॉट आता है और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने
नॉट के बाद टू नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि नीड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे माय डियर एस्पायरेंट, यहाँ पे जो हम नीड का यूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं। नीड का यूज अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो किन किन सेंटेंस के लिए होता है? तो आप देखिए, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे नीड का, तो वह आपका होगा ओनली निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नीड का यूज अगर आप एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों सेंटेंस में यूज होता है। अब हम इसको समझते हैं कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ये सेंटेंस जो आपने दिया है सर, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट अगर हम टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमारे नीड का क्या होगा? तो उसके लिए हम समझते हैं नीचे दिए गए एग्जाम्पल से। ध्यान से देखिएगा माय डियर एस्पायरेंट, यहाँ पे अगर हम जब टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इस टेंस में, इस सेंटेंस में, तो हमारी जो क्या होगी, जो आंसर फाइंड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सी डज नॉट नीड टू टॉक टू हिम। सी डज नॉट नीड टू टॉक टू हिम। यहाँ पे रूल्स को समझते हैं। ये हमारा जो डज यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह सिंगुलर है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? वह डज आई है आपकी सिंगुलर वाली, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने निगेटिव यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाया, यहाँ पे मैंने नॉट लिखा है और उसके बाद मैंने लगाया है नीड। जब आपकी सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो चुका है तो यहाँ पे नीड किस रूप में यूज होगा? आपके मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो माय डियर एस्पायरेंट, अगर यहाँ पे आपका नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो ये अपने साथ क्या लेगा? इन्फिनिटिव वर्ब लेगा, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। अगर किसी सेंटेंस में आपका टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और एज अ नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और उसके बाद आपका इन्फिनिटिव वर्ब नहीं आता है तो वह सेंटेंस वहीं पे आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आपको करेक्ट करना है तो आपको सही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपने अभी तक देखा कि जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं आपके सेंटेंस के, असर्टिव का मैंने बता दिया आपको, निगेटिव का बताया है। अभी माय डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा बचा नहीं है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव का रूल्स बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसा कि मैंने सब एग्जाम्पल आपको क्या किया है यहाँ पे बताया है। और उसमें हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ नीड किस तरह से यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों। अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यूज कर रहे हो इसे, तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट से पहले लगता है आपके इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? नीड पहले लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा। यहाँ पे बच्चों कुछ लोग जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ईटीसी का वो गलत बोलते हैं, एक्सेट्रा इस टाइप से वर्ड कुछ यूज करते हैं। तो इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा माय डियर एस्पायरेंट, वह आपका होगा ETC। लिखा हुआ है ईट जरूर, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो निकलता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा यूज होता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर चलता है और लास्ट में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था, मैं आपको उसको यहाँ पे बताता हूँ। नीड सी टॉक टू, नीड सी टॉक टू हर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नीड यूज हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फॉर इंट्रोगेटिव के लिए, ये जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम देखते हैं कि नीड का यूज अगर हम एज अ मेन वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। डज सी नीड टू टॉक टू हर। अब आप यहां देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपका यूज किया, आपने यहां पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा है, सी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज लगाया है। आप यहाँ पे नीड देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, तो यहाँ पे जो नीड यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और आप इसके बाद देख रहे हैं कि जैसे ही अपने मेन वर्ब के रूप में नीड यूज हुआ, ये जिदिया जाएगा वहाँ पे कि मुझे क्या करना है, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करना ही करना है। मेरे बाद टू लगाओ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तभी मैं क्या रहूँगा, मैं सेंटेंस करेक्ट रहूँगा, अदरवाइज इन एवरी केस में मैं गलत हो जाऊँगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव टाइप्स में कुछ नहीं आपको करना है, आपको अपने क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देना है और ये आपका सेकेंड टाइप बन जाएगा। एक बार हम फिर से पूरे यूज ऑफ नीड को रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपके माइंड में ये पूरी तरह से लॉक हो जाए। देखते हैं यूज ऑफ नीड। नीड का यूज हम दो तरीके से करते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम दो तरीके से करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का यूज करेंगे तो ओनली आपका नीड आएगा प्लस वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वहां पे टू नहीं लगेगा। और जैसे ही हम आते हैं मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, नीड अपने साथ क्या करेगा, नीड तो आएगा ही आएगा एज ए मेन वर्ब के रूप में और अपने साथ इन्फिनेटिव वर्ब का फॉर्म ले लेगा। और ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकता है तीनों फॉर्म में, आपके असर्टिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एंड इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस में सी सब्जेक्ट था, नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब था, इसीलिए यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और ये सेंटेंस आपका करेक्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको निगेटिव बनाया, आप देख रहे हो यहाँ से टू क्या हो गया, रिमूव हो गया, जो कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। और जैसे ही मैंने टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो जब हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब टेंस का यूज कर दिए हैं किसी सेंटेंस में, तो यहाँ पे नीड क्या होगा, अब मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और जैसे ही मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज आप करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। और जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, तो अगर नीड का यूज आप क्या करेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तो कहीं भी सेंटेंस को आपको इन्फिनेटिव देखने को नहीं मिलेगा, इन्फिनेटिव वर्ब। और जैसे ही नीड का आपका यूज क्या करेंगे, आप एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, आपके साथ नीड के बाद इन्फिनेटिव देखने को आपको मिलेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये था पूरा यूजेज ऑफ नीड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और बच्चे ट्रबल्ड होते हैं। आई होप कि सभी टॉपिक, सभी सेंटेंस, आप जितने भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, आपको पूरी रूप से क्लियर हो गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1 मिनट टाइम नहीं, गलत। माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक मेरा यहीं पे क्या होता है, एंड होता है। और यूज ऑफ नीड का ये पूरे फॉर्म इस तरह से चलता है। और ये टॉपिक मैं इसी जगह क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, और ये टॉपिक भी समाप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे थे, ये अभी मेरा डेमो क्लास था। अभी मैं आपको जितने भी क्लासेस मेरी आएगी बेसिक टू एडवांस, वो हाई लेवल आएगी विथ थ्योरी, और हर एक एग्जाम्पल के साथ एक क्लियर कॉन्सेप्ट कराते हुए मैं चलूँगा। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मेरी टॉपिक क्या होती है, यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको कहीं पे भी मेरे पढ़ाए हुए यूज ऑफ नीड में कहीं पे भी अगर समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि मेरा जो गोल है बेसिक टू एडवांस लेवल ग्रामर का, वो मैं स्टार्ट कर सकूं। और जितने भी वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश वाला 365D पे दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।